हेलो फ्रेंड्स, JSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 7th का पार्ट सी देखेंगे। पार्ट बी में हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन यानी मनुष्य मस्तिष्क के बारे में देखा था। पार्ट सी में हम पादपों में संवहन मीन्स पौधों में संवहन यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पौधों में जो गति होती है वो दो तरह से निर्भर होती है। वृद्धि की गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। पौधों में गति किस तरह से होता है? एक होता है वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और एक वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होती है? वृद्धि पर निर्भर न होना। ये वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। पौधे बहुत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। जो पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। मीन्स कोशिका जो होती है अपने अंदर उपस्थित पानी की जो मात्रा होती है उसको परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका होती है या तो सिकुड़ जाती है या फूल जाती है। यदि कोशिका में पानी की मात्रा कोशिका के अंदर जो पानी जाने की मात्रा अधिक रहेगी और बाहर आने की मात्रा कम रहेगी, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी कोशिका में, इससे कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और यदि कोशिका में पानी जाने की मात्रा कम रहेगी और कोशिका के बाहर पानी जाने की मात्रा अधिक रहेगी, तो कोशिका में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होती है? कोशिका सिकुड़ जाती है। तो उदाहरण में जैसे छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, जैसे ही मतलब हम छुई मुई पौधों को हम टच करते हैं वो सिकुड़ जाती है, तो वो हम उस पौधे के प्रति क्या हुए? उद्दीपन हुए। दूसरा है वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति क्या होता है? ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। ये जो अनुवर्तन गतियाँ होती हैं ये उद्दीपन के कारण होती है। जैसे प्रतान यानी लता जो होती है कुछ पौधों के, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। जैसे आप देखते हैं कुछ पौधे होते हैं जैसे कि पौधों को पकड़ लेते हैं, मतलब सहारा लेते हैं। जैसे आप लौकी का पेड़ देखे हैं, कद्दू का पेड़ देखे हैं, तो वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेके बढ़ते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं, तो वो जिससे वो जकड़ लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रतान कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी की तरफ या दूर गति होता है। और एक होता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति होता है, जैसे कि सूरजमुखी का पौधा हो गया। सूरजमुखी का पौधा जिधर प्रकाश होता है उधर गति होता है। और प्रतान तो पता है, प्रतान मतलब किसी के सहारे वो बढ़ता है, जैसे कि लौकी का हो गया, कद्दू का हो गया और नेनुए का हो गया। ऐसे मीन्स लताएं वाले जो पौधे होती हैं। रसायनानुवर्तन पराग नली का अंडाशय की तरफ गति होता है। जो पराग नली होती है वो अंडाशय की तरफ गति करती है। जलानुवर्तन पानी की तरफ जड़ों की गति करती है। पानी की तरफ जड़ों की गति, जो जली पौधे होते हैं। तो ये वृद्धि के कारण गति होती है। अब हम पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन है क्या?
ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया को समन्वय करते हैं। ओके, पादप हार्मोन एक प्रकार का रसायन है जो पौधों के विकास, वृद्धि व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। ऑक्सिन, पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। ऑक्सिन जो होता है शाखाओं के अग्रभाग पे बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। ओके, और दूसरा है जिब्बेरेलिन, तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये जो जिब्बेरेलिन होता है, इसी हार्मोन से तने की वृद्धि होती है। ओके, तने में वृद्धि होती है। और एक साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है और फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, और एक है एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि संदमन होता है। पत्तियों का मुरझाना तनाव हार्मोन होता है। ओके, तो ये है पादप हार्मोन और उनके कार्य क्या है, नोट कर लीजिए इसको। अब जंतु हार्मोन के बारे में देखेंगे। ओके, तो हार्मोन क्या है, ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। ओके, मीन्स ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां की जो उत्पाद होती है वो रक्त में स्रावित करती हैं। तो जिस उत्पाद को अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त में स्रावित करती हैं, उसी उत्पाद को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ओके, तो हार्मोन्स जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। तो अब देखिए यहाँ पे हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलती हैं। तो हार्मोन्स हम देखेंगे, हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स जंतु हार्मोन कौन कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं। ओके, तो पहला देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन। पहला क्या है, थायरॉक्सी हार्मोन किस ग्रंथि से, आउटू ग्रंथि। ओके, आउटू ग्रंथि से निकलता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो आउटू ग्रंथि से निकलता है और कहाँ पे पाया जाता है, गर्दन में। ओके, इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है। ओके, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है, गर्दन में। किस ग्रंथि से, किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, आउटू ग्रंथि से। ओके, दूसरा है वृद्धि हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ओके, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में। ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। ओके, तीसरा है एड्रीनलिन, ये अधिवृक्क में होता है और ये स्थित अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है और ये वृक्क के ऊपर होता है। ओके, किडनी के ऊपर होता है। इसका कार्य क्या है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है। ओके, ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन आदि का ये नियंत्रण करता है। ओके, चौथा है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ये उदर के नीचे होता है और इसका कार्य क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। ओके, अगर हमारे अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, मीन्स इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया, तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। ओके, शुगर पेशेंट हो जाते हैं हम। तो ये इंसुलिन जो होता है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नोट कर लीजिए इसको।
अब है पांचवा, लिंग हार्मोन। तो लिंग हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो नर में यानी नर में पाए जाते हैं, और एस्ट्रोजन जो होता है मादा में होता है। ओके, नर में यानी पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन जो होता है मादा में। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है यानी पुरुषों में, ये विषण ग्रंथि से निकलती है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा से मीन्स अंडाशय से। ओके, तो ये कहाँ होता है? पेट के निचले हिस्सा में, और इसका कार्य क्या है? यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन यानी लैंगिक परिपक्वता करता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है? तो अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो मतलब जो थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि से मीन्स ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः ऑटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे गार्टर बीमारी हो जाती है। ओके, तो इसलिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। ओके, हमें अपने भोजन में आयोडीन युक्त नमक का यूज करना चाहिए। नोट कर लीजिए। अब देखिए, मधुमेह यानी डायबिटीज क्या होता है? इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मीन्स मधुमेह डायबिटीज बीमारी हो जाती है, यानी कि इससे क्या होता है? अगर इंसुलिन हार्मोन होता है ना, तो जिससे कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा की कमी हो गई, इसके कारण हमें रक्त शर्करा को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ओके, जिसके कारण हमें डायबिटीज मीन्स मधुमेह रोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी ही हो गई तो वो नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिससे हमें डायबिटीज रोग हो जाता है। ओके, इसका उपचार क्या करना चाहिए? इसका निदान क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। एक है पुनर्भरण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यदि कोई भी हार्मोन है, यदि आवश्यकता से अधिक हो गया या कम हो गया, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, पुनर्भरण क्रियाविधि वह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। ओके, तो पुनर्भरण क्या होता है? वो एक क्रियाविधि है जिससे यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन कितनी मात्रा में कब सही समय पे और कितनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए। ओके, जैसे उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि हो गया, तो ये पुनर्भरण की विधि है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पुनर्भरण क्रियाविधि यहाँ पे दिखाया है, यानी रक्त में शर्करा का नियंत्रण किस तरह से होता है। तो जैसे कि रक्त में शर्करा की मात्रा में रक्त में यदि शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो गई, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, तो अग्नाशय द्वारा संसूचित करना। ओके, यानी अग्नाशय द्वारा संसूचित किया जाता है। फिर इंसुलिन का स्राव होता है। फिर क्या होता है? रक्त में
रक्त शर्करा की मात्रा का घटना। ओके, फिर इसके बाद पुनर्भरण भेजा जाता है इसको। पुनर्भरण भेजने के बाद हम यहाँ पे आते हैं फिर अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना। ओके, तो ये पुनर्भरण की क्रिया होती है जिससे कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मीन्स कोई भी हार्मोन हो, अगर उसकी मात्रा कम या अधिक हो गई तो उसको पुनर्भरण क्रिया के द्वारा उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मीन्स ये आपका 7th चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।